हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश जेवलानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय राजेश जेवलानी। तो आज हम करेंगे हमारी एकेडमी की टेस्ट नंबर 11 है बैच 1 की। तो इस टेस्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस टेस्ट में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, बल्कि आप मान लें कि इस तरह से कि 2 कंप्लीट चैप्टर है, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा एटॉमिक स्टेट, और थर्ड एक पोर्शन है किसका, केमिकल बॉन्डिंग का। इस टेस्ट में मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कम से कम 8 से 10 चीज़ें ज़रूर नई सीखने को मिलेंगी। और काफ़ी क्वेश्चंस की जो सेटिंग मैंने रखी है वो इस तरह से रखी है कि आपको जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं आपको सोचने पे मजबूर। आप देखेंगे मल्टी स्टेट क्वेश्चंस हैं, तो डेटा को इवेल्युएट कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज से करेक्ट आंसर की तरफ कैसे बढ़ना है, ऐसी कुछ लॉजिक्स और ट्रिक्स हम इस टेस्ट में सीखेंगे, जो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो बढ़ते हम अपनी टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो जो हमारी टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 145 क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री पोर्शन है, तो हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल 3s 4s 5s डिफरेंट। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें डिफरेंट क्या है? अब देखें, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है। अब l सबका 0 है क्योंकि सारी s सब शेल में, सारी s में तो l 0 है। अगर l 0 है तो m भी क्या होगा, 0 होगा। अगर l 0 है m भी क्या होगा, 0 होगा। तो डिफरेंट का मतलब है तो ये नहीं है आंसर। एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। एक आंसर ये सही है, ठीक है। दूसरा, देयर n प्लस एल, बिल्कुल, क्योंकि n और l को ऐड करेंगे तो आपकी जो 3 है सर उसका 3 वैल्यू हो जाएगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, यानी ये भी चेंज है। देयर साइज, अब देखिए साइज ऑफ जो ऑर्बिटल है वेरीज विथ व्हाट, n वैल्यू। तो जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाती है। सेम अगर आपके पास 2p है तो 3p जो है इट विल बी बिगर देन 2p, ये स्मॉलर देन होगी। तो ये भी आंसर सही है, यानी हमारे आंसर हो गए 3, 4 एंड 5। हमारा आंसर होगा सी, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सेव करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 4। कि अगर किसी ऑर्बिटल का शेल का n इज इक्वल टू 4 है, ठीक, n इज इक्वल टू 4 है, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सब शेल्स जो हैं, सब शेल्स इक्वल टू n वैल्यू होते हैं। तो n 4 है, सब शेल कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं किसके, स्क्वायर के, सॉरी n स्क्वायर के। n इज इक्वल टू 4 है तो ऑर्बिटल 16 होंगी, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी सब शेल में, वो होता है 2n स्क्वायर। हम 2 4 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 32, यानी 32 16 एंड 4, राइट आंसर 32 4 एंड 16। सो हमारा सी आंसर होगा, सॉरी बी, बल्कि हमारा बी आंसर होगा कि 32 इलेक्ट्रॉन्स, 4 सब शेल्स एंड 16 ऑर्बिटल। तो n इज इक्वल टू 4 है तो 4 सब शेल होंगे, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स उसमें n स्क्वायर के इक्वल होंगे, और आपके ये जो है इस तरह से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल, 2n स्क्वायर। तो इसी तरह से डिसाइड करेंगे। 147 क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या चीज है कि फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव। देखिए मान लें कि आपका इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा कौन सी ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आती है आपकी 3d आती है, इसके बाद 4p आती है, ठीक है। कह रहा कि ये थोड़ा थोड़ा जो है ये न्यूक्लियस के नजदीक 4s होगी, तो थोड़ा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो फिर क्या होगा, जा रहा है तो फिर क्या होगा भाई, फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स n वैल्यू चेंज नहीं, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। हम सेम शेल की बात करें कि सेम शेल में ही मूव कर रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव, ठीक है, इस l वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखें l इज इक्वल टू 0 था, इधर क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है, इधर क्या होगा आपका, सॉरी l वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो n वैल्यू बढ़ेगा, ये आंसर हो गया।
स्पिन चेंजेस नहीं, बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारा एन वैल्यू सेम है, एन वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, एन सेम है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जा रहा है, तो जरूर वो क्या कर रहा है? वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। एनर्जी का फोटान जो है वो लेके एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो उसका एल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जरा एल वैल्यू बढ़ जाएगा। इन शॉट लेके खुद करने की कोशिश करें, या फिर अगर आपको इसकी अनसॉल्व की पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक, वहाँ पे मैं आपको ये अनसॉल्व कर भेज दूंगा टेस्ट, वो आप खुद ही सॉल्व कर। तो आइन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 18 है, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स लेस देन इलेक्ट्रॉन, के 2 प्रोटॉन कम है, यानी प्रोटॉन 16 हो गए। अब प्रोटॉन 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर 16 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में वही रहेंगे। तो इसके पास 16 प्रोटॉन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 32 न्यूक्लियॉन्स, यानी 32 न्यूक्लियॉन्स है, तो यानी इसका जो Z प्लस जो N है न्यूट्रॉन, वो 32 है। अब भाई कह रहा है कि व्हाट वाज द सम ऑफ ऑल फंडामेंटल एंटिटीज व्हेन इट वाज न्यूट्रल, कि यहाँ पे तो क्यों ने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये जो है एक एनाइन बना हुआ है, ठीक है। और सिचुएशन क्या है कि इसके पास 16 प्रोटॉन और 32 इसका मास है। अब कह रहा है कि जब ये न्यूट्रल था, जब ये न्यूट्रल था, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जो है एटॉमिक पार्टिकल्स कितने थे? तो भाई यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 16 प्रोटॉन थे, ठीक है। और यहाँ से 32 से पता चल रहा है कि 32 से अगर -16 कर लें तो न्यूट्रॉन मिलेंगे, 16 न्यूट्रॉन थे। इसके पास इस वक्त 18 इलेक्ट्रॉन है, पर ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे। तो कुल मिला के जो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल थे जब ये न्यूट्रल था, तो वो कितने थे? 48। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा, आपकी फाउंडेशन को थोड़ा हिला के रख देगी। 149 में इन के शेल, अब हमारे पास अगर के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट। अब के शेल जो है उसका n इज इक्वल 1 होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो होंगे 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n इज इक्वल टू 1 है, तो एक ही सब शेल होगा, 1s होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका n इज इक्वल टू क्या है? 1 दोनों के लिए, और l इज इक्वल टू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0, क्योंकि s सब शेल में है, l 0 है तो m भी 0 होगा। पर s जो है एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? प्लस होगा, और एक का क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में तभी रह सकते हैं जब इनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा। तो s क्या होगा? चेंज होगा, सेम स्पिन नहीं हो सकती। वाइल प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन k शेल, इनकी स्पिन जो है वो क्या होगी? चेंज होगी, वो सेम नहीं होगी। तो 150 क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35, द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया करो। 35 यानी ये ब्रोमीन है, तो हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p, के बाद 3s2, 4s2, 3d10, और ये होगा 4p5। तो हमने p के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, पहले देखिए हमने पूरे किए। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 12, 12 and 6 18, 18 and 2 20, 20 and 10 30, 30 and 5 35। तो p के इलेक्ट्रॉन 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, एंड 5 ये हो गए। तो 6 and 6 12, 12 and 5 7। आंसर क्या होगा आपका? 17। आंसर क्या होगा? 17 होगा। तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया करें। के बाद देखें जरा क्वेश्चन को, एक सेकंड देख लें, होल्ड पॉज करके, के बाद जो है हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो एमसीक्यू करने का पहले और सिंपल और बेसिक तरीका मैं आपको बता दूं, यही होता है कि आप पहले स्टेटमेंट को थोड़ा टाइम दें, उसको गौर करें। स्टेटमेंट में आंसर छुपा हुआ होता है, ठीक है। स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट आंसर जो है उसी में होता है, उसके बाद आए ऑप्शंस पे। काफ़ी स्टूडेंट्स बस हल्का ले लेते हैं स्टेटमेंट को, डायरेक्ट आ जाते हैं ऑप्शंस पे, और उनको उनकी चॉइस का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपने स्टेटमेंट तो पूरा पढ़ा नहीं था, या हल्के से लिया था, या आपने ऐसे ही इग्नोर किया,
डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आते हो और आपकी चॉइस का जो आपके जहन में आया थोड़ी सी स्टेटमेंट जज करने के बाद वो ऑप्शन मौजूद है, आप डायरेक्टली उसको टिक कर देते हो, तो इस तरह से क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो गलतियों को थोड़ा कम करें। तो सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस मॉडल ऑफ एन एटम। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करें कि ये मॉडल कौन, क्या ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाला मॉडल है कि एटम जो है डिसोसिएट नहीं होगा, या ये जो है आपका, अगर आपको याद है तो वाटरमेलन मॉडल जो है जे थॉमसन वाला मॉडल है। यस, इट इज द जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव स्फीयर है, तो पॉजिटिव स्फीयर उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं और इमर्स्ड हैं, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं। तो आए जे थॉमसन की मॉडल के रिगार्डिंग देखते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या, हमने क्या ढूंढना, इनकरेक्ट। तो करेक्ट जो होगा उसको हम कांटा लगाएंगे और जो इनकरेक्ट होगा हमारी वही चॉइस है। तो प्रपोज बाय सोमरफील्ड नहीं, ये जे थॉमसन का है। तो हमने इनकरेक्ट पे टिक लगाना है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। इस पे लगाना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। तो ये एक तो ये सही हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्स्ड इन पॉजिटिव चार्ज, ये सही है, पर हमें इनकरेक्ट बताना है। ये स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रॉन इस जे थॉमसन मॉडल में रेस्ट में होते हैं, ठीक है, पर हमें गलत बताना है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट सही है, पर हमें गलत बताना है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ गलत है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना था, हमें बताना था क्या, हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसकी जो है वो कितनी है, एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ये भी इनकरेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रेस्ट में है, तो मूविंग पाथ में नहीं है। तो आपका आंसर होगा 1 और 4। आपका आंसर क्या होगा, 1 और 4। ये पहली बात कि इसको सोमरफेल्ड ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। दूसरी बात, इस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं, तो इसमें लिखा है कि मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ये बात गलत है, ठीक। तो आपकी 1 और 4 आंसर जो है वो इनकरेक्ट है ऑप्शंस। तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है बेटा। 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ पी एक्स पी वाई, हमारे पास 3px 3py है एंड 3pz है। एटम्स हैव डिफरेंट, इनमें क्या डिफरेंट होगा, अब देखिए इनका एन वैल्यू सबका सेम है, एन इज इक्वल एल इज इक्वल टू सबका 1 है, एम भी इसमें चेंज है, ठीक। एम इसमें क्या होगा, चेंज होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक +1 होगा। और एस जो है, एस अब देखें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सब में जो स्पिन है वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो द डीजनरेटेड ऑर्बिटल पी सब शेल, तो ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी चेंज क्या होगा, किस में चेंज है, साइज में नहीं, क्योंकि एन सबका सेम है, तो सबकी साइज क्या होगी, सबकी साइज क्या होगी, सेम होगी, सेम साइज होगी। सेम साइज क्यों है, क्योंकि एन इज इक्वल सबका सेम एनर्जी, एनर्जी भी सेम होगी। एनर्जी क्यों सेम होगी, क्योंकि एन प्लस एल सबका सेम है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी, अब देखें दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कैपेसिटी भी सेम है। ओरिएंटेशन, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एम वैल्यू जो है ओरिएंटेशन चेंज होंगी, एक्स का -1 होगा, वाई का 0 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये प्लस माइनस डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेंगे, उलझने की बात नहीं, पर इन जब पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगी, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स चेंज होंगी, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम। 153 क्वेश्चन को जरा गौर से देखना, इस टू ट्रिकी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लाइव करने की कोशिश करें। तो आप एक मिनट लें, देखें, इस स्टेटमेंट को पढ़ें और कोशिश करें, खुद से करने की कोशिश करें, देख ले जरा, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पास करके आप देखें और उसके बाद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये फिगर दी हुई है, फिगर जो है, दिस फिगर शोज अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। अब एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इनकी डिफरेंट जो है अरेंजमेंट दी हुई है। और इन सॉलिड व्हाट स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अगेन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही नहीं बतानी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, ठीक है। तो इट शोज ऑर्डरली, रेगुलरली एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड बिलोंग टू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो सही है, पर हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है, यानी हमारा ऑप्शन ये गलत है। देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं और 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद इट शोज डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिलोंग्स टू एमॉर्फस सॉलिड, नहीं ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स डायरेक्शन पे है, फिक्स एंगल्स पे, इस वजह से ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं है।
ये गलत स्टेटमेंट यानी हमारे लिए सही स्टेटमेंट है। इट शोज डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि इसकी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, स्टिल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं। तो ये बात होती है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो उनमें जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। पर अगर आप एक किसी पर्टिकुलर प्लेन पे यानी 3 डायमेंशनल यानी एक्स वाई और जेड प्लेन पे जो अरेंजमेंट होगी वो कांस्टेंट होगी। पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे मूव करते हो, मान लें कि अगर आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, आपको प्लेन के ऊपर जो है ये पिंक वाले और प्लेन के नीचे ये दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आप जेड से मूव करते हो तो आपको दोनों मिलेंगे, आपको लाइन में दोनों मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से एनिसोट्रॉपी शो करते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी और जो है आपकी ब्रिटलनेस या क्लीवेज की प्रॉपर्टी जो इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से होती हैं। ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सेम है, पर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी। उस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये क्या होते हैं, ये आपके एनिसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इट शोज डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन। ये सही है पर हमें गलत बताना है। एक्सप्लेन एनिसोट्रॉपी इन एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए एमॉर्फस सॉलिड जो है, पहली बात ये है नहीं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो एसोट्रॉपिक होता है। तो ये भी गलत है या नहीं सही है, तो आंसर क्या होगा 2N। आंसर क्या होगा 2N4। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ ये स्टेटमेंट को देख लें जरा, which of the following quantum number is not obtained from the Schrödinger wave equation। देखिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें इस चीज का कॉन्सेप्ट मिला था ऑर्बिटल और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिला था, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम शेल के बारे में ऑलरेडी पता था बोर के हिसाब से, उसके बाद सबशेल के बारे में ऑलरेडी पता था, उसके बाद जो है ज़ीमान इफेक्ट के बारे में यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ये भी हमें किससे वेव फंक्शन से पता था। ठीक है, क्या पता नहीं था, दैट इज व्हाट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का हमें पता नहीं था, जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं कर सकते, बल्कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से क्या किया गया था, मालूम किया। 155 है कि विच रूल इज which rule is violated in the electronic configuration of nitrogen। नाइट्रोजन में ये है कि ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के बाद 2pz नीचे है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू हंस रूल, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता, एक इधर आता, एक इधर आता। तो हमने क्या किया है कि इसमें पेयर लगा दिया है। तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में तब तक पेयर नहीं बनता अकॉर्डिंग टू हंस रूल जब तक हर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये आपका हंस रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन इज अगेंस्ट द हंस रूल। ठीक है, तो हंस रूल वायलेट हो रहा है, तो भी मैं बताता हूं और हम आते हैं तो 156 में क्या चीज़ है देख ले जरा। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए कॉपर अगर आपको याद हो तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल केसेस थे। कॉपर 29 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, या आप इसको इस तरह से लिखेंगे 4s2 3d9। तो दोनों के सिचुएशन में अगर आप ये लिखते हो या वो लिखते हो, जैसे इसकी ग्राउंड स्टेट करेक्ट ये है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा s से निकलेगा, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया, तो बाकी d ऑर्बिटल में कितने रह गए, 9 रह गए। d ऑर्बिटल में कितने रह गए, 9। फिर दोनों यहाँ से गए, मान लें कि आप ये इसको कंसीडर करते हैं, फिर भी d ऑर्बिटल में कितने रह गए, 9। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन बताने, तो 1s2 2s2 2p6 s2 p6 4s2 10 4s1 3d10 कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये हो गई एम्प्टी, ये आपकी हो गई एम्प्टी और इसमें हो गए 3d9। टोटल बताएं एस इलेक्ट्रॉन कितने में, 2s, 2 और s के, 2 और s के और s के कुछ नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए s के, इसमें 6 है s के, बाकी किसी में 6 नहीं, तो आंसर हमारा ये होगा, पर फिर भी चेक करते हैं। ठीक है 12
6p के इलेक्ट्रॉन, 6p के इलेक्ट्रॉन तो 12, ये भी सही है। उसके बाद डी के जो है 9 है, ठीक है, तो डी के 9, तो हमारा आंसर जो है वो ए सही है, हमारा आंसर ए सही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जब भी आपको आइन गिवन हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन या पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1 या 2 वो आप एस ऑर्बिटल से निकालोगे, बाकी जितने डी में रह गए फिर उनका नंबर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, तो जरा गौर से देखना भैया। एक मरतबा पास करके स्क्रीनशॉट लो, खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो पे आ जाओ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। बहुत ही मेहनत से मैंने क्वेश्चन बनाया, बहुत ही टाइम लेके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। फिगर निकाली कहाँ से, उसको एडिट किया, 1 2 3 4 लगाया, PQR लगाया, उसके बाद जाके ये तो क्वेश्चन को देखें जरा। पहले तो इस फिगर को देखें कि ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। उसके बाद लुक एट द फिगर एंड रिपोर्ट द करेक्ट आंसर। ऑल लेंथ्स ऑफ पी आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल्स। अब देखें ये क्यूबिक क्रिस्टल, और क्यूबिक क्रिस्टल में वी नोडेड ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी होता है। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू पजामा, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। ये कह रहा है कि नहीं है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। ये सारी एंगल्स जो है इसमें क्या होती है, 90 होती है, सारी एंगल्स क्या होती है, 90। दूसरी स्टेटमेंट है कि अज्यूम पी इज फेसिंग यू, कि पी आपकी तरफ है। मान लें पी जो है आपकी तरफ है, पी अगर आपकी तरफ है तो कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगी भैया, ये पी के बाद क्या होगा कि ये बाकी चीज आपकी तरफ है, आपकी तरफ है अगर, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस यानी ए, ये हो गई वाई एक्सिस यानी बी, ये हो गई जेड एक्सिस यानी सी। तो आगे क्या है, अज्यूम पी इज फेसिंग यू, तो ये इक्वेशन होगी आर इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। लेन आर जो है आपकी, हमने इसको क्या माना है पी, इसको क्या माना है आर, इसको क्या माना है क्यू। तो ये जो आर जो है वो लेंथ ऑफ किसकी है, जेड एक्सिस की है। ये बात सही है। अज्यूम आर इज फेसिंग यू, अब ये अज्यूम करें कि आर आपकी तरफ है, आर का मुंह आपकी तरफ है, ठीक है। तो लिख लें इधर, क्या लिखेंगे भैया, अभी आर आपकी तरफ है, आर इधर है, आर इधर है तो आपका आर इधर है, तो पी इधर है, इस साइड पे है आपका, पी जो है इस साइड पे हो गया, और क्यू आपका उसी साइड उसी डायरेक्शन में। तो पी ये हो गया, क्यू ये। तो अब क्वेश्चन क्या है, assume R is facing you, the angle between 4 and 5 is gamma। अब पहले तो ABC अनाउंस करें, असाइन करें, भाई ये A है और ये C है और ये B है। क्वेश्चन क्या है कि 2 4 एंड 5, 4 5 किधर है, 2 4 5, 2 4 5। अब ये कौन सी एक्सिस हो गई, C, Z एक्सिस हो गई। ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, 2 4 5 जो है आपका कौन सा, इधर है ना। तो अगर आपने आर इधर किया है, ठीक है, तो ये आपका 2 है, और ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। 2 4 5 6, तो बताएं एंगल क्या होगी, ए और बी की एंगल क्या होती है, गामा होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गामा, ये चीज सही है। एंगल बिटवीन आपने इधर किया है, आर इस साइड पे, तो 2 4 एंड 5, यानी आप अब जो है एंगल इस तरह से हो गई है कि जो आर है आपका, उसका ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। तो ए और बी की एंगल क्या होती है, गामा होती है। तो ये बात सही है बिल्कुल। अज्यूम पी इज फेसिंग यू, फिर इसी पे आ जाए कि अगर पी का मुंह आपकी तरफ है, इन ऑल 4 एंगल्स बिटवीन 3 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7 कहाँ है, ये पी है, 3 5 6 एंड 7। तो आपकी तरफ है पी का मुंह, 5 से 3 5 6 एंड 7। तो ये लेंथ पहले मान लें किसकी है, ये सी की है, ये किसकी है, ए की है। तो ए और सी की जो लेंथ होती है, अगर आपको अपने बुक के वैल्यूज याद है, ए बी सी, ये अल्फा होती है, ये बीटा होती है, ये गामा होती है। तो ए और सी की एंगल क्या है, बीटा है। तो ये यही कह रहा है कि एंगल बीटा है, ठीक है, तो ये सही है। तो 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। होपफुली थोड़ा मुश्किल लगा होगा, पर एक मरतबा पास करके दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने ज्योमेट्री चेंज करनी है। कि अभी जो है हमारे तरफ किसी का भी मुंह नहीं, हम पी को उठा के अपनी तरफ कर लेते हैं। तो पी बिल्कुल जब हमारे सामने होगा तो ये एक्सेस हो जाएगा,
ये आपकी जेड एक्सिस हो जाएगी और क्यू जो है वैसा का वैसे ही रहेगा। हमने इस तरह से चेंज किया है। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, होपफुली आपको आ जाएगा। थोड़ा तो 150 का क्या सीन है कि द ऑर्बिटल्स विच हैव नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर और नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। देखें एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होती है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक ही वक्त पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं होती है। इस वजह से हम इसको नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहते हैं। बाकी पी के आपको पता है कि पी एक्स पे होगा या वाई पे होगा या जेड पे होगा, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वगैरह डी में होगा, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो है वो कौन सी रहती है, ऐसा। अब आएंगे स्टेटमेंट को पढ़ें, सिंपल सा क्वेश्चन है, द सब्लाइम्स आर सॉलिड्स व्हिच डू नॉट मेल्ट इनटू लिक्विड बट डायरेक्टली पास इनटू वेपर्स। ये सब्लाइम्स ऐसे सॉलिड होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, तो जब उनको हम हीट करते हैं इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड दे आर डायरेक्टली वेपोराइज्ड, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो हम सब्लाइम कहते हैं और प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड मैचेस दिस स्टेटमेंट, कि कौन सा सॉलिड सब्लाइम है। सिल्वर मेटेलिक क्रिस्टल है, नहीं है। नेप्थलीन, यस इट इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और ये सब्लाइम का एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का। सोडियम क्लोराइड नहीं, ग्लूकोज भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेप्थलीन। All properties belongs to amorphous solids, but one property which is concerned with crystalline solid. ये सारी प्रॉपर्टीज amorphous solids की हैं, पर एक जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको ढूंढे जरा। तो एनिसोट्रॉपी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अनसिमेट्रिकल ये आपके amorphous सॉलिड होते हैं। आइसोट्रॉपी ये भी amorphous सॉलिड की। क्लीवेज प्लेन ये भी क्रिस्टलाइन की है, तो ये गलती है, ठीक है। तो इसमें दो आंसर चाहिए, तो जो है करेक्शन करनी पड़ेगी। तो एनिसोट्रॉपी एंड क्लीवेज प्लेन, या इसको हम कह देते हैं नो क्लीवेज प्लेन। अगर नो क्लीवेज प्लेन है तो फिर आंसर ये सही है, ठीक है। तो नो क्लीवेज प्लेन करते हैं तो फिर क्या होगा, एनिसोट्रॉपी होगा। चलिए इसको भी मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट निकालें और खुद करने की कोशिश करें, वरना मैं तो करूंगा ही। एक सेकेंड आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें और उसके बाद खुद करने की कोशिश करें। थोड़ा सा जहन लगाएं पास करके वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सा जहन लगाएं, आपका जहन कहाँ पे जाता है, क्या समझता है। अब ये एटॉमिक मॉडल्स दिए, द फिगर शोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज्ड इन डिफरेंट टाइम्स, सिलेक्ट करेक्ट मैच। अब पहले तो इनको आइडेंटिफाई करें, तो ये आपका वेव मैकेनिकल मॉडल है, वेव मैकेनिकल मॉडल ग्रीन वाला। ये आपका बोहर मॉडल है, ये आपका रदरफोर्ड है, ये आपका जे थॉमसन है, और ये आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। देखिए एटम जो है इंडिविजिबल है, एटम डिविजिबल है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, डिविजिबल है, एटम के अंदर शेल्स हैं, बोहर थ्योरी। एटम जो है वो थ्री डायमेंशनली उसकी जो है पिक्चर दी हुई है, तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल है। अब इनसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, इन चीजों से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहली बात है कि ऑल मॉडल एक्सप्लेन डिविजिबिलिटी ऑफ एटम इनटू सबएटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए डाल्टन मॉडल के हिसाब से एटम इंडिविजिबल होता है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये गलत है। पर्पल एंड ब्लू मॉडल्स है कॉमन थिंग, कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल है और ये जो ब्लू बोहर का मॉडल है, इनमें एक चीज कॉमन है। व्हाट इज दैट कॉमन है? वन कॉमन थिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन अलोड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज ये वाकई है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। पर ये बात है कि ऑर्बिट्स जो है वो क्वांटाइज्ड होती हैं, फिक्स एनर्जी वाली ऑर्बिटल होती हैं। ये बात बोहर के मॉडल की थी, ये रदरफोर्ड के मॉडल की नहीं थी। मतलब ये भी क्या चीज है, गलत है। इसकी आधी स्टेटमेंट सही है, बोहर से मैच कर रही है, पर आधी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर फिक्स एनर्जी स्टेट में नहीं, ये रदरफोर्ड का ही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा थर्ड पे आए, ग्रीन मॉडल एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये आपका जो श्रोडिंगर मॉडल है, कि ऑर्बिटल या वेव कैरेक्टर या जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। While blue shows existence of subshell, अब बोहर मॉडल में सबशेल नहीं इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो तो हमें स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट से पता चला था, ठीक है। तो बोहर मॉडल में सबशेल का जिक्र नहीं था, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन येलो मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, जे थॉमसन का येलो मॉडल है। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, न्यूक्लियस में इमर्स होते हैं, फंसे हुए होते हैं। इस तरह से जैसे आपके पुडिंग में, कस्टर्ड में रेजिन्स, आपका ड्राई फ्रूट फंसा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फंसा हुआ होता है, रेस्ट में होता है, तो ये बात सही है। और दूसरी बात कि इन पर्पल
इट रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स। ये पर्पल जो रदरफोर्ड मॉडल था, इसके मॉडल को हम सोलर सिस्टम या प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इसी तरह से रिवॉल्व करता है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो ये 4 ओनली जो है वो सही है, बाकी सारी गलत है। तो योर आंसर इज व्हाट, 4 ओनली, ए इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके लगा होगा और मीनिंगफुल कह लें, फ्रूटफुल कह लें, या आपको जरूर सोचने पे मजबूर करेगा कि आपका आंसर आखिर होना क्या चाहिए। तो डीप थिंकिंग की जरूरत थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन दो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट नीड्स कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन। इट नीड्स फुल अटेंशन, इसको फुल अटेंशन चाहिए। बुनियादों को थोड़ा सा हिला के रख देंगे, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा, डिफिकल्ट नहीं है। द ईएम रेशियो ऑफ कैनाल रेज इज ऑलवेज, ईएम रेशियो ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज क्या चीज है भैया, पॉजिटिव चार्ज होती है इनके, और मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ई अपॉन एम इज ऑलवेज बात कर रहा है कि हमेशा डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे H प्लस आइन बनेगा, अगर लिथियम ऐड करेंगे लिथियम प्लस आइन बनेगा, अगर सोडियम ऐड करेंगे तो सोडियम वेपर्स बनेंगे। तो चार्ज तो सब पे सेम है, पर मास जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, नॉट इक्वल है। तो ई अपॉन रेशियो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पहली स्टेटमेंट सही है। लेस देन इलेक्ट्रॉन के, इनका जो ईएमएम रेशियो होता है किसका, कैनाल रेज का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इससे 1835 मरतबा कम है। तो इलेक्ट्रॉन का, अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि E अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से कह सकते हैं 1830 टाइम्स हायर देन प्रोटॉन, हायर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से इतना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, इतना उसका मास कम है, चार्ज तो दोनों पे सेम है। तो आपने 1800 जो है 35, 36 या 37 मरतबा अपने मास बढ़ा दिया, तो रेशो उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ज्यादा। तो ये भी सही है। हाईएस्ट फॉर द प्रोटॉन इन कैनाल रेज। अब देखिए चार्ज टू मास रेशियो जो है, अब मास सबसे हल्का कौन होता है, प्रोटॉन होता है कैनाल रेज में, और चार्ज मिनिमम कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कोलम। तो सबसे हल्का कौन है, प्रोटॉन है। तो जितना डिनोमिनेटर का मास क्या होगा, कम होगा, उतना रेशो क्या हो गया, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ये अपॉन एम रेशो किसका होगा, हाईएस्ट फॉर कैनाल रेज। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 163। ड्यूरिंग द फेज चेंज, कि जब आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो कि भाई आपके पास लिक्विड है, लिक्विड हुआ गैस, लिक्विड हुआ सॉलिड, सॉलिड हुआ गैस। ठीक है, तो जब फेज चेंज होता है, कोई भी एक सबस्टेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, चेंज होता है। अरेंजमेंट भी चेंज होती है, उसके बाद डिस्टेंस भी चेंज होता है, उसके बाद उनकी जो है रेंडमनेस भी चेंज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। हमें क्या बताना है कि ड्यूरिंग फेज चेंजेस डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स इज चेंजेस, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, ड्यूरिंग विच प्रोसेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज। ये क्या होता है, ये होता है कि जब भी फेस चेंज होता है, जब भी स्टेट चेंज होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेंज होता है। मतलब मान लें कि आप सॉलिड से लिक्विड आए तो स्पेस बढ़ गया, लिक्विड को आपने बॉयल किया, लिक्विड से गैस गए तो स्पेस और बढ़ गया, आपने गैस को कंडेंस करके लिक्विड में आए तो स्पेस कम हो गया, लिक्विड को आपने सॉलिडिफाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, तो स्पेस और कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो स्पेस बढ़ रहा है, तो यानी ये गलत है, स्पेस कम। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर जो है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो स्पेस कम हो रहा है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स दूर होंगे पर लिक्विड मॉलिक्यूल नजदीक होंगे। तो ये हमारा राइट आंसर है। मेल्टिंग में भी क्या होता है, स्पेस बढ़ता है, ये भी गलत है। बॉइलिंग में भी स्पेस बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड हो रही है और लिक्विड से गैस हो रही है। तो किस प्रोसेस में स्पेस कम होगा, इट्स अ कंडेंसेशन। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं, अगर जनरली हम बात करेंगे जिसमें प्रोसेस आपका जो डिस्टेंस है वो कम होगा, तो भैया आपकी कंडेंसेशन हो गई। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद आपकी फ्रीजिंग हो गई, या सॉलिडिफिकेशन हो गई, या आपकी रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन हो गई। ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें क्या होता है, कंडेंसेशन हो गई, जिसमें स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स आयनिक क्रिस्टल,
मैग्नीशियम फॉर्म मेटेलिक क्रिस्टल इन कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉलिडिफाइड कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करेंगे -32 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ड्राई आइस बनाएगा। इट फॉर्म्स, ये कौन से क्रिस्टल बनाएगा? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स होती है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी लॉजिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। The properties of crystalline solid depends upon type of constituents and nature of chemical bond. मान लें हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है, हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल है, हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल है, हमारे पास क्या है, आयनिक क्रिस्टल, सॉरी आयनिक तो था, कौन सा रह गया, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि किस चीज के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आयंस के बने हुए हैं तो आयनिक क्रिस्टल होंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। वहीं पे मॉलिक्यूलर क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, ये कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि किस चीज के बने हुए हैं और इनमें नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बने में, नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन देम, कि उनमें केमिकल बॉन्ड कौन सा है। अमंग दीज सॉलिड्स द आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये तो सारे हो गए किस तरह से बनते हैं, उसके से हमें क्या जाए। आखिरी में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि भाई आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं, आयनिक सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रांग इंटर आयोनिक फोर्सेज होती हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती। स्ट्रांग इंटर आयोनिक फोर्सेज होने की वजह से क्या होगा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ये सही है। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉलिड में चार्जेस जो है वो क्या होती हैं, मूव नहीं कर पाती। जब तक चार्जेस मूव नहीं कर पाएगी तो आपका ये आयनिक क्रिस्टल क्या होगा, बैड कंडक्टर। सॉफ्ट एंड ब्रिटल नहीं, हार्ड होते। सॉफ्ट एंड ब्रिटल इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो हमारा आंसर करेक्ट जो है वो क्या है, बी। हमारा आंसर क्या है, बी है। ठीक है बेटा, तो 166 क्वेश्चन को एक मरतबा देख लें और आंसर डिसाइड करें स्क्रीनशॉट लेके। अब क्वेश्चन है कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में द आयनाइजेशन ऑफ गैस मोस्टली अकर्स बिटवीन, एट और बिटवीन, कि भाई ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, तो आयनाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होगी, ए पे होगी, बी पे होगी, सी पे होगी, डी पे होगी, या इनके बिटवीन होगी। तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, यहाँ पे जब हम किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, यस, मान लें कि हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट है, उसको इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे तो वहां से कैथोड रेज निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब उन वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अंदर गैस जो है जो हमने भर के रखी है इसमें, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो इस गैस को आयनाइज करते हैं, तब गैस क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो आयनाइज जब तक गैस नहीं होगी तब तक गैस बैड कंडक्टर होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहां से निकला है, ठीक है, तो इसको एक्सीलरेट करने के लिए, इसको एक्सीलरेट होने में थोड़ा मीडियम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो कम से कम जब ये बी पॉइंट तक पहुंचेगा, नॉर्मल बात ये है कि आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन कहाँ पे होती है, आयोनाइजेशन जो है मिड ऑफ द ट्यूब में होती है, ट्यूब के बीच में होती है। जब आपके कैथोड रेज एक्सीलरेट हो चुके होते हैं, फिर एक्सीलरेट होने के बाद जब किसी गैस से टकराएंगे तो आयोनाइजेशन होगा और गैस गुड कंडक्टर, यानी बी और सी के बीच में क्या होगी, आयोनाइजेशन। आवर आंसर इज व्हाट, बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। होपफुली शायद आपके लिए नई बात हो, ठीक है, तो आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा या नहीं हुआ, आई डोंट नो। क्वेश्चन ये है कि टेक द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढे कि बोथ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन बी पोलर और नॉन पोलर। ये कोवेलेंट के लिए सही है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जो है ये ऑलवेज पोलर होते हैं, ये कभी नॉन पोलर नहीं होते, ऑलवेज पोलर होते हैं, चार्जेस होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमने करेक्ट बताना है। बोथ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए दोनों में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में भी, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या आप हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल लें तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं तो जिस डायरेक्शन में करेंगी वहां पे बॉन्ड बनेगा, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि डोनर के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो
और एक्सेप्टर के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अब जिस डायरेक्शन में एम्प्टी ऑर्बिटल होगी उसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज कॉमन है दोनों में। बोथ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ये क्योंकि ऑलवेज पोलर होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो इनकी जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, दे आर हायर देन व्हाट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड से इनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगी। द लेटाइस एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड इज लार्जर देन कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, ये थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है, इसलिए शायद आपका आंसर यही होगा कि ये स्टेटमेंट भी सही है, शायद होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है लेटाइस एनर्जी, इट रिफर्स टू आयनिक कंपाउंड, रिफर्स टू आयनिक कंपाउंड। अगर आप गलती करें तो ये भी गलत है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक। में गलती क्या है कि अगर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी लिखा होता तो बात सही होती। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटाइस एनर्जी, और लेटाइस एनर्जी रिफर्स टू व्हाट आयनिक बॉन्ड, नॉट टू द कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में भी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट थी, दीज आर द नॉट नॉर्मल स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द डीप थॉट्स, तो जरूर आपको सोचना पड़ेगा। आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन आइस, ये बहुत ही बार आपका एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल कॉलेजेस की। इसमें आइस हो या लिक्विड वाटर हो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है बेटा। लेटाइस एनर्जी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड इज लोअर देन सोडियम फ्लोराइड, व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। देख लें आपको इसमें दो आंसर सही नजर आएंगे, पर आंसर करेक्ट एक ही होगा, और दो आंसर बिल्कुल सही हैं, पर आपका आंसर एक होगा। तो एक मरतबा सोच लें कि कौन सा सही आंसर होना चाहिए, सोच लें जरा कि कौन सा आंसर जो है सही होना चाहिए। कि पोटेशियम फ्लोराइड की एनर्जी, लेटाइस एनर्जी जो है वो लेस देन सोडियम फ्लोराइड है। तो हमने किसके लिए रीजन बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू पोटेशियम फ्लोराइड, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू इसकी ज्यादा क्यों है, हमें बताना है कि इसकी कम क्यों है। तो यहाँ पे दो एग्जैक्ट आंसर हैं, लार्जर साइज ऑफ पोटेशियम आयन, ये भी सही है, अब ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, कि इसकी साइज छोटी होती है, इसकी वजह से इसकी कम है। तो हमने क्वेश्चन में क्या बताना था कि लेटाइस एनर्जी ऑफ पोटेशियम लोअर देन, इसकी लोअर क्यों है, इसकी लोअर अपनी आयनिक साइज जो है लार्ज होने की वजह से। करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। देखिए एक चीज समझ लें कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में 4 के 4 ऑप्शन सही होते हैं, हमें बेस्ड स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू व्हाट, हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। इस क्वेश्चन को आप विथ रेस्पेक्ट टू पोटेशियम फ्लोराइड क्या करोगे, डिसाइड करोगे, ठीक है, नॉट टू द सोडियम के इसकी कम क्यों है, उससे कम इस वजह से क्योंकि इसका आयनिक रेडियस ज्यादा है, उसका छोटा है उसके लिए उसकी ज्यादा है। हमें बताना था कि इसकी कम क्यों है, तो इसका रीजन बताना था। दोनों आंसर एग्जैक्टली सही हैं, बट विथ रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि व्हाट स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड वाई इट्स लेटाइस एनर्जी लेस देन वाई, तो फिर बोथ ऑफ दी सही था। अब हमें सिर्फ किसको बेस बनाना था, हमने पोटेशियम फ्लोराइड। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जरूर नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बल्कि काफी स्टूडेंट्स को आंसर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हर बार क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते। तो 170 है कि एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, इस पे हम क्या करते हैं, आईपी देते हैं। अब आईपी ऑलवेज एंडोथर्मिक हो। दूसरा स्टेप क्या होता है कि नेगेटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मोस्टली रिलीज होती है, ठीक है। तीसरा आयन के लेटाइस बनता है। लेटाइस बनता है क्या होता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्टेप भी क्या होता है, एक्सो होता है, ठीक है। तो ये भी एक्सो। तो 3 स्टेप जो है इनमें पहला स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हमने एटम को आयनाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, कितनी, जितना उसका आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो 2 और 3 जो है वो एक्सोथर्मिक होंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, 2 और 3 स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक व्हाइल 1 इज द एंडोथर्मिक, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड बनता है 3 स्टेप्स में। 4 परमिसिबल क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल पहले झट से लिख लें कि हमारे पास जो है 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल का तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है, ये जो नंबर होता है ये n वैल्यू होता है, तो L इज इक्वल टू डी ऑर्बिटल का 2 फिक्स होता है। 2 क्या होता है, फिक्स होता है। अगर ये 2 है, m के अलोड वैल्यूज जो होंगे -1 होगा, -2 होगा, -1 0 +1 एंड +2।
और एस के जो अलाउड वैल्यू होंगे इट कैन बी +1/2 ±1/2 आइदर हो सकता है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको 3, 2 इनमें से कोई और इनमें से कोई दिखाई दे वो सही होगा। आते हैं ऑप्शन की तरफ। n = 3 l = 1, अब 3d है तो d का n = 2 होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत हो गई। 3l = 3 गलत हो गई। 3n = 2, हाँ इन दोनों में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो। और देखें n = 3 l = 2, m के अलेड वैल्यू जो है 2 से कम या 2 से ज्यादा नहीं है। तो अब हम आते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 172 की। 172 में क्या है कि लेटाइस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन आयोनिक रेडियस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आयोनिक रेडियस जो है, लेटाइस एनर्जी आयोनिक रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आयोनिक रेडियस, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से जो है चार्ज कितनी है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितनी चार्ज ज्यादा होगी, ठीक है, उतना साइज कम होती है, तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या ढूंढना, क्या हमें कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेटाइस एनर्जी क्या है कि लिथियम की कम होगी नहीं ज्यादा होगी, क्योंकि लिथियम साइज में सोडियम से छोटा है, तो इसका ऑर्डर जो है इस तरह से होगा। फिर इक्वल टू होगी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों में फर्क होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड की ज्यादा होगी क्योंकि इस पे +3 चार्जेस, इस पे -1, +2 इस पे -1, +1 इस पे -1। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम हो रहा है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। तो यही आपका राइट आंसर है कि जिस आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगी उसकी लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, ओके। तो 173 क्वेश्चन को देखें जरा। बिफोर ऑक्यूपाइंग 5d ऑर्बिटल विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज ऑक्यूपाइड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाने से पहले, उससे पहले कहां जाएगा, उससे पहले कहां जाएगा, तो ये बात है 6s के बाद 4f होता है, उसके बाद 5d होती है, उसके बाद 6p होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जाने से पहले, इसमें जाने से पहले किस में जाएगा, 4f में जाएगा। तो ये आप जब सीक्वेंस करेंगे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5d जो है 6 पीरियड में होती है, यानी 6s होगा, और 4f में पहले जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, यानी 4f होगा। इफ n = 4 फॉर दिस ऑर्बिटल, अब पहले तो इस ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करें, तो आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं। आइदर यू विल कंसीडर इट एज अ 4p और यू विल कंसीडर इनटू अ 4d। तो पहले ये चीज क्लियर कर ले कि ये 4p है या 4d है, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं, आंसर डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ dz²। अब ये जो ये सर्किल लगा हुआ है ये निशानी होती है। नॉर्मली आपकी pz ऑर्बिटल इस तरह से होती है, इसमें एक नोडल प्लेन होता है, इसमें जो सर्किल दिया हुआ है ये dz ऑर्बिटल को क्या करता है, मेंशन करता है। यानी हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो 4d है, तो 4d जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ n = 4 फॉर दिस ऑर्बिटल, यानी हमारे पास 4d ऑर्बिटल है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पूरे करेंगे तो आपको पता चलेगा 4s2 आएगा, फिर 4d आएगा, फिर क्या आएगा, 5p आएगा। यानी इसका n = क्या है, 4 है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, n = 5 में, यानी n+1 p में जा रहा है। ठीक है, तो यानी जो इस ऑर्बिटल का n वैल्यू है उससे एक बढ़ रहा है 5p में, n+1p A इज द राइट आंसर। होपफुली तो इस क्वेश्चन में आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिली होगी। पहले तो इस ऑर्बिटल में जो कंफ्यूजन होती है काफी स्टूडेंट्स को, ये p ऑर्बिटल है, ये p नहीं, ये dz है। जब भी आपको बीच में सर्किल दिखाई दे तो आप समझ जाए कि ये dz² है। ठीक है, तो अगर ये 4d थी तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो पहले क्वेश्चन की सारा जो मुद्दा था इस बात पे था कि ये 4p है या 4d। अगर 4p होता तो फिर आंसर हो होता। 175 के एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर शेल, इन लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर, दोनों में जा सकता है। इट एब्जॉर्ब और रिलीज फोटोन ऑफ एनर्जी, के जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर जाएगा, जब हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इन एन एक्साइटेड स्टेट एन एटम, अगर एटम की एक्साइटेड स्टेट तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो ये देखें, मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है, अब इसने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की, तो इट विल जंप टू फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यानी न्यूक्लियस से दूर होगा। स्टेटमेंट देखें, फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस। इन द सेकंड शेल, जरूरी नहीं, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी। नियर टू द न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट में होगा। इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। I 176 पे
अ सर्टेन आइन हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10। आइन कौन सा है? डोंट फॉरगेट कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 एंड 3d10। तो कॉपर +1 बना रहा है। मैंने सवेरे आपको बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन जो एस से रिलीज होता है, तो अगर ये +1 बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गया, तो बाकी 3d में क्या रह गया? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस। 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। 19th इलेक्ट्रॉन जो कॉपर का होगा उसके 4 क्वांटम नंबर क्या हो गए? पहले तो 19 नंबर तक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ये पता है ये 4s1 होगा, पर आप देख लें 1s2 s2 2p6 s2 6 एंड 4s1। आगे बढ़ सकते हैं कॉपर के लिए। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कॉपर में क्या होगा कि आगे 3d10 होगा, 3d10 होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताना है? हमें बताना है कि इसके क्वांटम नंबर्स क्या है, क्योंकि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से नहीं होती कि 4s2 3d9। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो करेक्ट है वो ये है। तो अब n इज इक्वल टू क्या है? 4 है 19th इलेक्ट्रॉन के। ये इस 4s ऑर्बिटल में आपका 19th इलेक्ट्रॉन मौजूद है। n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो s इज इक्वल टू क्या होगा? +1/2 होगा। देखिए ये किसमें? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 नहीं, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s1। तो आपका डी आंसर रहेगा, आपका डी आंसर, आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। यानी n 4 होना चाहिए, l 0 होना चाहिए, m भी 0 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। A chemical bond is formed when electrons are either shared or transferred between two atoms। ये बॉन्ड तब बनता है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, गेन करते हैं, लॉस करते हैं कुछ। What type of electrons are involved in when one s and one p block elements are involved? कि जब एक s ब्लॉक एलिमेंट और एक p ब्लॉक एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? देखिए अब यहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि दो चीजें, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड में, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स दो किस्म के यूटिलाइज होते हैं। एक कौन से? वैलेंस। तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, वो अपने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब जो आपके वैलेंस के साथ साथ कोर इलेक्ट्रॉन जो यूटिलाइज करते हैं वो कौन से होते हैं? डी एंड एफ। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वैलेंस के साथ साथ पेनल्टीमेट अंदर वाला जो शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन भी लॉस करते हैं। जैसे ऊपर देखें कॉपर का लिखा हुआ है, जैसे तो कॉपर अगर +1 शो करता है, ठीक है, तो कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो कभी कॉपर जो है एस ऑर्बिटल से लॉस करेगा, कभी डी से करेगा, कभी दोनों से करेगा, ठीक है। तो यानी ये कॉपर जो है आपका बाहर वाले शेल से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अंदर वाले 3d से भी क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स को भी यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करते हैं। तो आंसर पे आते हैं कि ओनली कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिवाय पार्टिसिपेट नहीं करते, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ कोर एंड वैलेंस, ये कहां पे होगा? डी एंड एफ में होगा। अगर डी एंड एफ होता तो फिर ये बात थी। बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पेनल्टीमेट शेल, ये सेम ही स्टेटमेंट है, तो ये ट्रांजिशन स्टेटमेंट के लिए। तो द राइट आंसर इज व्हाट? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है बेटा। होपफुली इसमें भी आपको सीखने के लिए जरूर चीज मिली होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स में जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, वो डिफरेंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन चेंज हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। बिल्कुल सही है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड में, अगर आप सोडियम क्लोराइड जो है नॉर्मली कह रहा है कि क्यूबिक फॉर्म में ग्रो करता है, अगर आप इसमें 10% यूरिया डाल दोगे तो ये आर्थोरोम्बिक हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा। ये सही है। सोडियम क्लोराइड है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिकॉज सेम रेडियस रेशियो, नहीं। रेडियस रेशियो सोडियम का आयनिक रेडियस और आपके सॉरी क्लोरीन का आयनिक रेडियस और फ्लोरीन का आयनिक रेडियस चेंज है, इसलिए रेडियस रेशियो सेम नहीं होगा। और दूसरी बात, इनकी स्ट्रक्चर भी जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। द रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड इज लार्जर देन
नहीं, ये भी गलत है। देखिए रेडियस रेशियो होता है कि केटाइन रेडियस डिवाइडेड बाय एनाइन रेडियस। अब सोडियम का केटाइन जो है वो छोटा है, यानी स्मॉल अपॉन लार्ज, लार्ज अपॉन स्मॉल। दिस इज द सिचुएशन फॉर सोडियम एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर पोटेशियम। तो इसका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, रेशो कम आएगा। तो ये भी गलत है। मोर देन वन चॉइस नहीं, एक ही चॉइस सही है एंड दैट इज व्हाट ए ऑप्शन आपका सही है। आई 180 पे the crystalline solids have three-dimensional regular and repetitive arrangement of their particles. Select incorrect statement. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इनसे रिगार्डिंग कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करें। When rotational operation is performed, their appearance repeats after 360. ये गलत है। जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड पे कोई रोटेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जैसे जैसे आप रोटेट करते जाएंगे तो इनके जो फेसेस हैं, इनकी जो एजेस हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो 360 पे बहुत बार क्या होती है, रिपीट होती है। मान लें कि आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल को जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो उसकी अपीयरेंस रिपीट होगी, फिर अगले 90 पे रिपीट होगी, फिर अगले 90 पे रिपीट होगी, तो एवरी 90 डिग्री पे उसकी अपीयरेंस रिपीट होती है। ये जो है तो 360 डिग्री पे वंस उनकी अपीयरेंस रिपीट हो तो ये एमॉर्फस सॉलिड है फिर, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं। They may have different arrangement in different direction, but overall 3D पैटर्न बिल्कुल सही। ये पॉइंट एनिसोट्रॉपी को एक्सप्लेन करती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ओवरऑल अरेंजमेंट जो कि फिक्स होगी, पर अगर आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जाते हो तो आपको जो पार्टिकल की नेचर है और उनकी जो अरेंजमेंट है वो आपको डिफरेंट मिल सकती है। इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनिसोट्रॉपी। अंडर नॉर्मल कंडीशन गिवन पर्टिकुलर शेप विच इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये भी सही है। तो हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट जो है ये थी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर एनिसोट्रॉपिक। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, एनिसोट्रॉपिक होता है, ये भी सही है। और हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ओनली ए इज द ऑप्शन विच इज व्हाट इनकरेक्ट। तो इसमें भी आप जरूर थोड़ा सा जो है लफ्जों की जादूगरी में थोड़ा फंसेंगे, गौर करना। अब ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके खुद करने की कोशिश करें। पॉज करें वीडियो को, पॉज करके आप खुद करें, उसके बाद देखें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स पॉइंट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब तक इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव करता है, जब तक इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव करता है, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्किल या उनकी सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल टू होती है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किल में रिवॉल्व करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी सी डी एक्स वाई आर सम पॉइंट्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन मूव। भाई ये जो ए बी सी डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक्स से वाई भी जा सकता है, एक्स से जेड भी जा सकता है, एक्स से ए बी, सी बी, डी से एक्स बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल पॉइंट्स पे मूव कर सकता है। इन हाउ मेनी केसेस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस ये चीज आपको जहन में रखनी है कि जब तक इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। यानी मतलब क्या हुआ कि एक्स से ए आता है, ए से बी आता है, बी से सी आता है, सी से डी आता है, डी से एक्स आता है, या बी से ए जाता है, ए से एक्स जाता है, एक्स से डी जाता है, या डी से सी आता है, तो ये सर्किल में मूव कर रहा है। तो जब तक ये सर्किल में मूव करेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो। देखते हैं, while moving from x to a, भाई x to a सर्किल है, यस ये जवाब सही है। इसके बाद क्या है, b to c, b to c भी क्या है, सर्किल है, तो ये भी सही है। x to z, अब x to z जो है इलेक्ट्रॉन सर्किल से बाहर जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। x टू y, अब x जो है सर्कुलर पॉइंट है और y जो है सर्किल से बाहर जा रहा है, तो ये भी नहीं है। d to x, while moving from d to x, अगेन क्या है, सर्किल में मूव कर रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन सर्किल की पॉइंट्स पे मूव कर रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल के, ये भी सही है। ऑप्शन कितने सही हो गए, 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5, सो डी इज अवर राइट आंसर। होपफुली यहां पे भी आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखा है तो कमेंट कर देना, नहीं सीखा तो खैर है, कोई बात। अगर
पसंद आ रही है चीजें तो लाइक कर देना, नहीं आ रही तो डिसलाइक है, डिसलाइक का बटन भी होता है, कर दे, कोई मसला नहीं। ठीक, वी विल लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स, हम सीखेंगे आपके कमेंट से, हम सादे हैं भाई, आपसे ही तो सीखेंगे, वरना कौन सिखाएगा हमें। इट्स वॉल्यूम इज 9% मोर देन लिक्विड वाटर, नहीं 9% बिल्कुल होता है पर लेस देन होता है। आइस का वॉल्यूम जो है वो कम होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी आइस का वॉल्यूम सॉरी ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम 9% मोर देन लिक्विड वाटर, करेक्ट स्टेटमेंट ये सही है। ये इसका जो वॉल्यूम है वो 9% क्या होता है, ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज सेटल टू बॉटम वेन पुट इनटू लिक्विड वाटर, कि जब आप आइस को वाटर में डालेंगे तो ये बॉटम में चली जाएगी, बॉटम में चली जाएगी, मतलब क्या हुआ कि ये जो है डूब जाएगी, बर्फ की डेंसिटी वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड वाटर से, तो डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी कम है तो ये डूबेगी नहीं, ये ऊपर फ्लोट करेगी, तो ये गलत है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट। इट फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, आइस सॉफ्ट होती है, ब्रिटल नहीं। तो इधर जो है मैंने वैसे क्वेश्चन जो रखा हुआ है अपने सेंस से, वो मैंने इसको जहन में रख के रखा हुआ था। इट्स वॉल्यूम इज 9% मोर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ फिर ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ तो फिर आंसर जो सही होगा वो ओनली क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये चीज जहन में रखें। 183 पे आए। इन एन ऑर्बिटल या an orbital is the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. अब ये इरविन श्रोडिंगर ने बताया था कि ऑर्बिटल इज द 3-dimensional रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के बिल्कुल ज्यादा चांसेस होते हैं। उस एरिया को हम कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम ऑर्बिटल। भैया 184 पर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, एन क्या बताता है, एवरेज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे एन वैल्यू बढ़ता जाएगा तो साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर होती है तो हम एवरेज वैल्यू लेंगे। एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। उसके बाद एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दीज का आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे आंसर सही, सारे आंसर सही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पॉलीमॉर्फ्स एंड एलोट्रॉप्स, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फ्स एंड एलोट्रॉप्स। देखिए पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रॉप्स में कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिफरेंसेस होती हैं। अब इसको समझने के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं। जब तक आप इसको पॉज करके अपनी पूरी नॉलेज लगा दें इस पे, जब तक आप थोड़ा सोच के आंसर डिसाइड नहीं करेंगे तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिलने। तो आए देखते हैं। पहली बात, जो एलोट्रॉप्स होते हैं, बस ये सिंपल सी हिंट दे देता हूं, उससे बाद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो एलोट्रॉप्स जो हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइन आर एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ये कीवर्ड यहां पे आ गया एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है एलोट्रोपिक फॉर्म में क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एलिमेंट जो है एमॉर्फस भी हो सकता है। आप कार्बन का मिसाल ले लें, सल्फर का मिसाल लें, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर क्रिस्टलाइन फॉर्म, गामा या प्लास्टिक सल्फर एमॉर्फस फॉर्म। तो एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। तीसरी बात कि एलोट्रॉप जो है ये गैस भी हो सकता है, ये लिक्विड भी, ये सॉलिड भी, कुछ भी हो सकता है। अब बात करें पॉलीमॉर्फ की, तो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि ऑलवेज क्रिस्टलाइन होते हैं, ये एमॉर्फस नहीं होते। पहली बात क्रिस्टलाइन होते हैं ऑलवेज। दूसरी बात ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पर किसकी, कंपाउंड्स की। तो पॉलीमॉर्फ्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। एलोट्रॉप्स आर द सेम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट। दूसरी बात ऑलवेज क्रिस्टलाइन, इट मे बी क्रिस्टलाइन, इट मे बी एमॉर्फस। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, यहां से आप इजीली आंसर डिसाइड कर लेंगे। अगर आपने पहले ये डिफरेंस इतना बारीकी से नहीं देखा था तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो। देखिए पॉलीमॉर्फ्स आर द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड, सही है। एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, एलोट्रॉप जो एलिमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एलोट्रॉप्स जो है क्रिस्टलाइन एमॉर्फस एलिमेंट की फॉर्म होंगे, कंपाउंड की नहीं। दूसरी बात कि पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज,
कि पॉलीमार्स को सेम केमिकल, बट एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज इस चीज पे डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, एलोट्रॉप हो या पॉलीमार्फ हो, केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी भी गलत है। तो पॉलीमार्फ्स आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, पॉलीमार्फ्स जो हैं वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, होती हैं क्रिस्टलाइन ऑफ सेम कंपाउंड, बिल्कुल सेम कंपाउंड की। व्हाइल एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन आर एमॉर्फस फॉर्म, यहां पे देखें कि क्रिस्टलाइन भी होता है, एमॉर्फस भी होता है, ये स्टेटमेंट हो गई। ऑफ सेम एलिमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड वही, ये क्रिस्टलाइन एमॉर्फस और कंपाउंड नहीं, कंपाउंड की जगह क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो ये चीजें जो हैं आपको बिल्कुल जो है हिला के रख देने वाली हैं, अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करो। अब यहां पे आए, अगेन देयर इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, स्टेटमेंट को पढ़ लें, स्क्रीनशॉट निकालें, वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो फिर आगे पॉज को हटा दें और देखें कि क्वेश्चन कैसे होता है। देख लें, पहली बात ये फिगर देखें। अब दो चीजें हैं, इस फिगर को देखने के बाद आपको या तो ये यूनिट सेल लगेगा या फिर ये क्रिस्टल लेटाइस लगेगा, पहले तो ये डिसाइड कर लें। या आपको ये क्रिस्टल लेटाइस लगेगा, तो आपको क्या लग रहा है वो तो आपको पता, मुझे ये क्रिस्टल लेटाइस लग रहा है। यूनिट सेल एक सिंगल बेसिक सेल होता है, इसमें बहुत सी बेसिक चीजें मिल के जो है ये पूरा लेटाइस बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए यूनिट सेल में हम एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लगी हुई, इस पॉइंट्स को लेटाइस पॉइंट कहते हैं। तो वी आर हैविंग अ फिगर व्हिच बिलोंग्स टू द क्रिस्टल लेटाइस, नॉट टू द यूनिट सेल। ये चीज पहली। दूसरी बात, ये फिगर शोज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन फिक्स्ड पोजीशन, सेलेक्ट ऑल पॉसिबल करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला तो आपने यही डिसाइड करना था कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटाइस से। अब आगे बढ़ते हैं। We see a unit cell of different ionic crystal, गलत, हमारे पास यूनिट सेल नहीं, हमारे पास क्रिस्टल लेटाइस है। द एनर्जी रिलीज फार्मिंग दिस पैटर्न इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। नहीं, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जब खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी नहीं कहते हम, उसको हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो ये भी गलत है। द क्रिस्टल में शो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट लगेगी, ठीक है। ओवरऑल 3 डायमेंशनल सेम लगेगी, ये एनिसोट्रोपिक होगा। इट इज अ पिक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड की पिक्चर है, बिल्कुल नहीं, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये फिक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल हैं, तो ये गलत है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, 3 ओनली। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है ये ट्रिकी हैं, ये आपकी नॉलेज को मेजर करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मेजर करते हैं। आपने बहुत रीडिंग कर ली, आपने बहुत याद कर लिया, उसके बाद परफॉर्म करने का टाइम आता है, ठीक है। तो आप परफॉर्म कैसे करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी लेवल चेक करने में, ठीक है। द क्वांटम नंबर दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, कि कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, तो इट्स अजीमुथल क्वांटम नंबर। वहां से हमें शेप का पता चलता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर का मैग्नेटिक से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, बी है। साइज का, एनर्जी का प्रिंसिपल से पता चलता है, ऑर्बिटल की एनर्जी का n+l से पता चलता है, स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन का पता चलता है। तो हमें शेप जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। 188 पे है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय द विच क्वांटम नंबर। अब देखिए जहां पे अगर स्केल दिए होते थे तो हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि बोर का खेल तो खत्म हो गया, तो ऑर्बिट तो नहीं होगी, ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हम कहां से फाइंड करते हैं, एल से फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला रेडिकल l+1 इंटू h/2। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस फार्मूले से डिटरमाइन होता है, वो कौन से वैल्यू से, एल से। एल इसका राइट आंसर होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर है 189, इसको जरा गौर से देखिए। ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किसकी है, स्ट्रक्चर है आपकी, भाई अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर था जो नाइट्रोजन ने दिया किसको, ये नाइट्रोजन ने दिया किसको, बोरान को। बोरान ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए थे,
ये स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या है, तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो बोरान ने 3 बॉन्ड फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से बनाए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि a covalent bond is formed by the mutual sharing of electron while coordinate covalent bond is formed the one sided sharing of electron pairs, the total number of dative and covalent bonds in this compound। अब देखिए आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये बोरान है, ये नाइट्रोजन है, एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया, और उसके बाद जो है जो बोरान और इसके दरमियान दिखाई दे रहा है, तो 2 पेयर दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा ये पेयर हो गया, चौथा ये पेयर हो गया, ठीक है। तो अगर आप गलती नहीं करें तो आपने देखना है कि क्या देखना है, आपने ये देखना है भाई फ्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 तो पेयर होते हैं, इसने एक पेयर शेयर किया, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, एक फ्लोरीन का, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये सारे बॉन्ड जो हैं ये फ्लोरीन वाले बोरान के साथ और हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ, ये सारे बॉन्ड कोवेलेंट है, 1 2 3 1 2 3, तो 6 हो गए आपके कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक ही बॉन्ड, तो वो ये वाला जो, यानी ये नाइट्रोजन ने जो है पूरा अपना पेयर किसको दिया है, बोरान को। अब ये जो पेयर आपको दिखाई दे रही है इनर शेल में, बॉन्ड यहाँ पे बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का, एक किसका है, बोरान का है। ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के हैं, ये जो बॉन्ड बना है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के, ये तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसा नहीं लेंगे, तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है बिटवीन व्हाट, नाइट्रोजन एंड बोरान, तो 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। और ये जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट आर आइसोमॉर्फ्स बिकॉज, अब पहली बात कि आपको आइसोमॉर्फ का पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, सेम इनका क्या होता है, शेप होता है, सेम इनका क्या होता है, एटॉमिक रेशियो होता है, ठीक है। ये मिक्स क्रिस्टल बनाते हैं, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको देख के हमने क्या करना है कि आंसर डिसाइड करना है, इनको देख के हमें क्या करना है, आंसर डिसाइड करना है। तो पहली बात, बोथ हैव एबिलिटीज टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन ज्योमेट्रिकल शेप, नहीं, ये डिफरेंट कंपाउंड हैं, ये आइसोमॉर्फ्स हैं, पॉलीमॉर्फ्स नहीं। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट पॉलीमॉर्फ्स की है। बोथ हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल सेम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की कंपोजिशन चेंज है, तो ये भी गलत है। बोथ हैव सेम रेडियस रेशियो बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें रेडियस रेशियो शेप को डिसाइड करता है और उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में आता है, इस रेंज में आता है तो क्रिस्टल का शेप सेम होगा। तो इनका रेडियस रेशियो जरूरी नहीं कि सेम होगा तभी इनका शेप सेम है, उस रेंज में आएगा। पर देखें अब जिंक आयन और निकल आयन की का रेडियस क्या एक होगा, दोनों में एनाइन तो सेम है, सल्फेट है। तो अगर आप जिंक आयन को सल्फेट आयन से डिसाइड करें, यानी रेडियस रेशियो जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयन, और आप निकल आयन को सल्फेट आयन से डिवाइड करें तो क्या आपको ये सेम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो रेडियस रेशियो सेम नहीं है। बोथ हैव सेम ज्योमेट्रिकल शेप एंड सेम एटॉमिक रेशियो, बिल्कुल सही, क्योंकि एटॉमिक रेशियो क्या है, 1:1:4, 1:1:4। तो आइसोमॉर्फ्स का शेप भी सेम होता है, एटॉमिक रेशियो भी सेम होता है। बोथ फॉर्म्स मिक्स क्रिस्टल्स, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि मिक्स क्रिस्टल बनाते हैं, तो 4 and 5 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तो इसको भी मैं मिटाता हूं। होपफुली यहाँ पे भी आपको जरूर सीखने को मिला होगा कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये जो वर्डिंग है, ये कंफ्यूजिंग होती है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको आंसर डिसाइड करने में मुश्किल होगी। क्वेश्चन को देख रहे हैं, द क्वांटम नंबर विच अकाउंट्स फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू वेरियस क्लोजली लाइंग लाइंस इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसकी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता है कि जब किसी भी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम को आप क्या करोगे, स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखोगे तो वो ऑर्बिटल खुद को कहीं ना कहीं पोजिशनाइज करेगी।
तो यहाँ से हमें उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस का पता चलता है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयनिक बॉन्ड इज ट्रू? आयनिक बॉन्ड के द्वारा कौन सी स्टेटमेंट सही है कि आयनिक कंपाउंड्स कैन आइदर बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सही है। दे आर मोर कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट देन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ये बात गलत है। एक्वस में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। देखिए कंडक्टिविटी आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो अगर जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हो तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होती है और उनमें स्ट्रांग फोर्स होती है, तो उनकी जो मूवमेंट है वो कम होगी एज कंपेयर टू द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि वो दूर दूर होते हैं और वो फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टर होती है, गलत है। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल आइसोमेरिज्म होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ड्यू टू आयनिक बॉन्ड नहीं, ड्यू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, इसलिए वो शो करते हैं। दे हैव बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली, दे हैव बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली, दे हैव वेरी लो ब्रिटल। अब ये स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी हुई है, किसकी बात करें फॉरन, इसको अगर दे हैव हाई कर लें, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली दे हैव लो ब्रिटलनेस। लो ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि ये मेलिएबल है। तो क्या आयनिक क्रिस्टल्स मेलिएबल होते हैं? जब आप इसको हिट करेंगे तो ये टूट जाते हैं, तो इनकी ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आयनिक कंपाउंड्स में बी कैन बी आइदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, कंडीशन पढ़ी होगी आपने, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन द लेटाइस एनर्जी, तो कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। और इनसॉल्युबल कब होगा? इनसॉल्युबल तब होगा व्हेन लेटाइस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को देखिए जरा। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम एलिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब ये देखें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ज़ीमान इफेक्ट है। ज़ीमान इफेक्ट ने बताया कि अगर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखेंगे तो ये जो सिंगल लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। टूटने के बाद वेरियस लाइंस शो करेंगी, कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये 3D सब शेल को शो कर रही है। ठीक है, तो डी सब शेल में ये स्प्लिटिंग बता रही है कि 5 सब शेल, सॉरी, इस शेल में जो है सब शेल्स हैं और सब शेल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इससे पता क्या चला था? द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम एलिमेंट इन द प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ external magnetic field are given below. The influence of magnetic field concludes that ये जो लाइन टूटी थी, ये जो लाइन टूटी थी, इससे प्रूव क्या हुआ था, कंक्लूड क्या हुआ था, साबित क्या हुआ था? नंबर पहली बात, इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप ऑफ स्पिनिंग मोशन, नहीं। द सबस्टेंस हैव ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट एनर्जीज, नहीं, ऑर्बिटल्स नहीं। द शेल्स हैव सब ऑर्बिट यानी सब शेल्स स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, बिल्कुल सही। इससे हमें ये पता चला था, हमें यह पता चला था कि एक बड़े शेल में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, उनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। और ये थोड़ा थोड़ा जो फर्क आ रहा है इस वजह से आ रहा है कि उनकी सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी में फर्क होता है। और वो तब होता है, इसलिए होता है क्योंकि शेल्स में सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट होती है, एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल होते हैं, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, गलत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। 194 पे आए। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। द एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, देखिए अब एनर्जी जो है डिपेंड करती है किसकी? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। While moving from 1 to 3 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पर कह रहा है कि अगर आप एक ही एन में हो, आप सेम शेल में हो, एन इज इक्वल टू फिक्स है, देन क्या होगा? नॉट रिलेटेड टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एक सेकंड में क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूं, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस पार्टिकल, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस पे। द एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हैं तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी?
नॉट रिलेटेड टू द रेडियस, रेडियस पे करती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यहाँ पे एक वर्ड खत्म करना पड़ेगा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम, एटम में एनर्जी जो है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के होगी। तो जितना रेडियस बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती। ठीक है बेटा, तो भी सेव करते हैं। देखिए क्या चीज है, बल्कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्वांटाइज होती है। वो क्यों होती है, हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट्स ओनली दोज रीजन्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई का होगा। यहाँ पे n का वैल्यू जो है इट कुड बी 1, कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4 एंड सो ऑन। तो इसी वजह से क्वांटाइज होती है। तो ऑप्शन पे आए, द एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, गलत। द एनर्जी कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, बिल्कुल सही। तो वही वैल्यू होगा एनर्जी का जो कि बोर थ्योरी हमें गाइड करेगी। एनर्जी कैन हैव एनी वैल्यू, नहीं। एनर्जी कैन चेंज कंटिन्यूसली, नहीं। तो एनर्जी जो है का सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्वांटाइज। इसी वजह से होती है क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी चेंज होती है। इसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो अगर हम इस शेल के एनर्जी डिफरेंस का फोटॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अगर ज्यादा देते हैं तो फिर आगे में जाएगा। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इन बोर करेस्पॉन्ड्स टू द, तो अगर ये जो एनर्जी डिफरेंस है किस चीज पे डिपेंड करता है, दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, बिल्कुल नहीं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बिल्कुल नहीं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इमिटेड और एब्जॉर्ब, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी का, कितनी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे शेल से और ऊपर में जाएगा, और जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा। Reynolds प्लेस्ड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, किस तरह से इन्होंने रोल प्ले किया था। एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल नहीं। डेमोंस्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, ये सही है पर स्टेटमेंट से नहीं है। सपोर्टिंग द बोर्स एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहां से हमें पता चला था कि इसमें प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो हमें ये बात समझ आई थी कि जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गए थे, पता चल गया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे हमें पता चला कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होती है, और यहां से एक प्रूफ मिला था कि एटम डिविजिबल होता है। ये ऑप्शन कैसे सही है, ये ऑप्शन इस तरह से सही है कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स जो हैं वो कैसे मालूम करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, गैस को आयनाइज करते हैं, तो केनाल रेज में चेंज करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट करके नंबर ऑफ जो है हमें डिटेक्टर हमें बताता है कि इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। पर क्योंकि इसको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एटम की डेवलपमेंट में, एटॉमिक थ्योरी में इसका क्या रोल है, तो वो आइसोटोप वाला रोल नहीं था, वो था कि इसने बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये भी समहाउ सही है, बट अवर विथ रेस्पेक्ट टू अवर स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला है, तो v इज इक्वल टू होता है 6.18 इंटू 10 टू पावर 6 z अपॉन n। तो बात क्या है, इनडायरेक्टली और इनवर्सली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो ये होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली, तो इससे इनवर्सली होगी, तो हमारा आंसर होगा क्या, सी। होपफुली ये भी आपको ये फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लें, तो आप इस तरह से जो है मालूम कर सकते हैं। 199 में क्या है, द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द रेडियस रेशियो। द रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, अब रेडियस रेशियो एक सिंपल सी टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडियस रेशियो इज रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ केटाइन, कि पॉजिटिव आयन का रेडियस कितना है, डिवाइडेड बाय रेडिया ऑफ एनाइन, नेगेटिव आयन का डिस्टेंस कितना है, इसके रेशियो के। द आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, न्यूट्रल एटम नहीं, आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यस, बाकी गलत हैं। तो आपका आंसर होगा कि हम केटाइन के रेडियस को डिवाइड करते हैं किससे, एनाइन से, और हमें एक रेशियो मिलता है। क्वेश्चन को देख लें, समझें, पास करके आंसर डिसाइड करें, उसके बाद मैं बताता हूँ।
देखिए, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉलोज क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको इस तरह स्पाइरल पाथ में मूव करना चाहिए, फिर वो ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नथिंग एल्स। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 11। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा था तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर नहीं सीखा डिसलाइक कर दें, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू गाइस। होपफुली यू आर बिजी इन योर प्रिपरेशंस। तो आपको इसी तरह से जो है मैं हेल्प करता रहूँगा कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने में। थैंक यू वेरी मच।